Good morning, dear students. My name is Vinay. I welcome you all in the class of UGC NET Paper Second for Physical Education. The today topic is the history of physical education in Greece, or we can say the developmental history of physical education in Greece. So before starting this topic, we are going to cover the question answers that has been given in previous class. जब हमने प्रीवियस क्लास में एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन को कवर किया था तो उसमें लास्ट में हमने 4 क्वेश्चंस दिए थे एंड आई एम हैप्पी कि ज़्यादातर लोगों के जो आंसर्स थे वो सही थे। उनमें से बहुत अच्छे आंसर जो मुझे रिसीव हुए बाकायदा वो सद्दाम हुसैन ने दिए एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर इट। तो चलते हैं, पहले उन क्वेश्चंस के आंसर्स को कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम जो आज का टॉपिक है उसको कवर करेंगे। तो कल के जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 था एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन इज प्योरली यूज्ड फॉर फिजिकल बेनिफिट्स। देखिए, एक्चुअली जो एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन थी वो फिजिकली डिसेबल्ड चाइल्ड के लिए ही लाई गई थी। तो इसका जो सोलली उद्देश्य था, पूरी तरह से जो एम था इसका, वो ये था कि जो फिजिकली डिसेबल्ड चाइल्ड हैं उनको पूरी तरह से सक्षम बनाया जाए विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एड्स दैट आर यूजिंग इन मॉडर्न एजुकेशन। तो इसका ए आंसर सही होगा। दूसरा, अगर हम बात करें हु शुड द फिजिकल एजुकेशन टीचर्स कॉन्टेक्ट व्हेन दे आर क्रिएटिंग अ फिजिकल लेसन्स फॉर इंडिविजुअल स्टूडेंट्स। अब बात यह है कि इसको हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि फिजिकल एजुकेशन का अगर हम लेसन बना रहे हैं या फिर जनरल एजुकेशन में भी अगर हम लेसन कोई भी डिज़ाइन कर रहे हैं और वो स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो उनके बारे में नॉलेज जो है वो एसेस करते हैं, उनको कोशिश करनी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम समायोजित करें, जिससे कि हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेट कर पाएँ उस स्पेशल स्टूडेंट के बारे में, जिससे कि हमारा जो लेसन होगा या हमारी जो स्ट्रैटेजी होगी उनके साथ डील करने की वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो इसमें स्पेशल एजुकेशन टीचर बिल्कुल, पेरेंट्स को बिल्कुल इन्वॉल्व करेंगे हम, और फिजिकल थेरेपिस्ट जो कि फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं अच्छी तरह से, और उनको पता होता है कि इसको कैसे फिक्स करना है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो डी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु व्हाट आर द पेरेंट्स टू डू हेल्प टू द स्टूडेंट्स इन फिजिकल एंड वेलबींग। तो एक्चुअली अब इसमें क्या करेंगे, इसमें आप देखिए कि अटेंड फिजिकल एजुकेशन क्लासरूम्स टू कीप एन आई ऑन द टीचर्स। तो क्या ऐसा हम कर सकते हैं कि कोई भी पेरेंट्स हैं वो घर से जाएं और कि हम वॉच करें कि फिजिकल एजुकेशन टीचर जो है वो क्लासरूम में कैसे पढ़ा रहा है कैसे नहीं पढ़ा रहा है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा यहीं पे। दूसरा देखते हैं, क्रिएट लेसन प्लान फॉर द टीचर्स। अब ऐसा तो नहीं होगा कि जो, ये तो बिल्कुल गलत हो गया कि बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो लेसन प्लान बना के भेजें, उसके बाद वो टीचर जो है वो पढ़ाएगा। तो लास्ट में क्या बचा आंसर, सी। अब इसको देख लेते हैं, कम्युनिकेट, एक्टिवेट एंड आर बीइंग, मेरा आज गला सही नहीं है तो आज थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज कर लेंगे इसके लिए, दैट बीइंग डन इन द क्लास एंड अलाउ द स्टूडेंट्स टू मिरर एक्सरसाइज एट होम। मतलब हम अपने बच्चों से कहें कि आज आपने स्कूल में क्या सीखा है, उस एक्सरसाइज को आप यहाँ भी परफॉर्म करिए। तो जो बच्चे स्कूल में सीखे हैं उसको जब आपके सामने परफॉर्म करेंगे तो आपको अच्छी तरह से ये पता चल जाएगा कि एक्चुअली स्कूल में चल क्या रहा है, जिससे कि आप और अच्छी तरह से एंटिसिपेट कर पाएंगे या फिर ये कहें कि परसेप्ट कर पाएंगे कि हमारा बच्चा क्या सीख रहा है। लास्ट क्वेश्चन जो था, व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टेट मेनस्ट्रीम स्टूडेंट्स विद डिसेबल्स इनटू द जनरल एजुकेशन क्लासरूम, कि वो जो डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल क्लासरूम्स की व्यवस्था कितनी उसमें स्कूल्स में की जा रही है, और कितने बच्चे जो हैं वो मेन स्ट्रीम्स क्लासरूम, मतलब जो जनरल क्लासरूम है, जो जनरल बच्चों के लिए क्लासरूम है, उन्हीं में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन का आंसर जो पूछा था वो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अमेरिकन कैरिकुलम क्लासरूम पूछा था। तो वहाँ जो है ये लगभग 95% के आसपास की जो रेशियो है उसकी है। तो आप इसको, इसका जो नियरली आंसर है वो देखिए 92 है, तो इसका जो है पहला आंसर वो है वो सही हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे आज के क्लास पे। तो आज के क्लास का टॉपिक मैंने आपको पहले बता दिया कि डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन ग्रीस। अब एक्चुअली है क्या, जो रियल टॉपिक है नेट का उसको हमें देखना पड़ेगा। जो नेट का रियल टॉपिक है वो 1.1 है, जिसमें ग्रीस की हिस्ट्री पे हम बात करेंगे। हम बात करेंगे रोम की हिस्ट्री पे, स्वीडन की हिस्ट्री पे, डेनमार्क, रशिया, इंग्लैंड, जर्मनी, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना।
तो देखिए एक्चुअली पढ़ने को आपके पास बहुत सारा मटेरियल हो सकता है, आप बहुत सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, बट बेहतर ये है कि जिस एग्जामिनेशन को हम देने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू डील विद अ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन एंड आवर स्ट्रेटेजी शुड बी डायरेक्टेड टू इट ओनली। तो ये नहीं है कि हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते रहें, उसके चक्कर में हम क्या है जो एक्चुअल हमारी जो प्रिपरेशन है उसको हम मिस करते हैं। तो हम पहले ग्रीस की हिस्ट्री पढ़ेंगे, देन वी विल फॉलो बाय रोम, स्वीडन और अगली हिस्ट्री जो मैंने स्क्रीन पे आपको दिखाई हुई है। चलिए फिर शुरू करते हैं। हिस्ट्री ऑफ ग्रीस। आफ्टर 4th century BC, the education history of the Greece was not so open for all, but 5th it was influenced by some philosopher। एक्चुअली था क्या कि जो 4th century थी उसमें बहुत ज़्यादा जो एजुकेशनल हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा ओपन नहीं थी, कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए ही थी, जैसे जो नोबल पीपल थे वो लोग पढ़ सकते थे, और जो गर्ल्स थी उनके लिए तो स्पेशली अलाउ नहीं था। तो जो 5th सेंचुरी में बेसिकली काफ़ी सारे फिलोसफर्स आए, और उन फिलोसफर्स की वजह से कुछ जो एजुकेशन में रिफॉर्म आया, उस रिफॉर्म को हम यहाँ से पढ़ने की और अच्छी तरह से जानने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो वेरी फर्स्ट जो थे वो सोफिस्ट थे। तो सोफिस्ट को हम जान लेते हैं कि फिलहाल जो सोफिस्ट थे वो कैसे थे। इनकी टर्मिनोलॉजी कभी कभी बीच बीच में पूछ लेता है, तो इसकी जो टर्मिनोलॉजी है अगर उनको हम बहुत बेहतर तरीके से देखेंगे तो हम और अच्छे से जान पाएंगे बहुत ही क्लोजली फिजिकल एजुकेशन को या फिर जनरल एजुकेशन को भी। तो सोफिस्ट वाज ए टीचर इन एंशियंट ग्रीस। ये एंशियंट ग्रीस की बात हो रही है, आप इसको कंसीडर करते हुए चलेंगे। द 5th and 4th centuries BC द सोफिस्ट स्पेशलाइज्ड। ये क्या थे, एक स्पेशलाइज्ड टीचर थे, वन और मोर सब्जेक्ट में। ये एक सब्जेक्ट भी पढ़ाते थे या फिर एक सब्जेक्ट से ज़्यादा भी एरियाज को कवर करते थे जो फिलोसफी में। और इनके पास जो है एग्जाम्स में आपसे कुछ इस तरह से पूछ सकता है कि ये जो थे वो किन किन सब्जेक्ट्स के साथ डील करते थे। तो इनके पास रेटोरिक रहता था, म्यूजिक रहता था, एथलेटिक्स इनके साथ रहता था, और ये मास्टर्स हो सकते हैं किसमें, मैथमेटिक्स में। दे टॉट एरेट। एरेट मीन्स द वर्च्यू और एक्सीलेंस, प्रिडोमिनेंसी टू द यंग स्टेट्समैन और नोबिलिटी। तो ये जनरल लोगों को ये नहीं पढ़ाते थे, ये डील करते थे यंग स्टेट्समैन के साथ और नोबल पीपल्स के साथ। ठीक है, अगली चीज हम इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, वो ये है रेटोरिक। जनरली रेटोरिक का मीनिंग जो होता है आर्ट ऑफ इफेक्टिव परसुएटिंग स्पीकिंग राइटिंग स्पेशली इन एक्सप्लोरेशन ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच एंड अदर कंपोजिशनल टेक्निक। अब इसको देख लेते हैं ये क्या है। एक्चुअली जो रेटोरिक है, रेटोरिक वर्ड जो है वो यूज किया जाता है किसके लिए, स्पीकिंग और राइटिंग। स्पीकिंग और राइटिंग मतलब अगर कोई भी आदमी जो बहुत अच्छी तरह से पब्लिकली स्पीक कर लेता है, मतलब बोल लेता है, दे हैव ग्रेट स्किल टू स्पीक फॉर टू इन्फ्लुएंस द पीपल, और दे हैविंग राइटिंग स्किल टू इन्फ्लुएंस द पीपल। जैसे कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो पब्लिक स्पीकिंग अच्छी कर लेते हैं, कुछ लोग राइटिंग अच्छी करते हैं, जो जिनके राइटर्स के लिए लोग वेट करते रहते हैं कि उनकी बुक आ रही है। जैसे बहुत सारे राइटर्स आप इंडिया के देखिए, तो उनके लिए लोग देखते हैं कि अच्छा उनकी बुक है, चलिए देखते हैं इसमें कुछ अच्छा ही होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे जो फिलोसफर थे वो थे प्लेटो। प्लेटो का काफ़ी बड़ा योगदान है फिजिकल एजुकेशन में, तो हम इस नाम को बहुत अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि इन्होंने न केवल जनरल एजुकेशन में काफ़ी, इन्होंने हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स की जो पिछली क्लास थी वो मैंने आपको बताया था उसमें। तो प्लेटो वाज ए एथेनियन फिलोसफर ड्यूरिंग द क्लासिकल पीरियड, एंशियंट ग्रीस, फाउंडर ऑफ द प्लेटोनिस्ट स्कूल्स। इन्होंने स्कूल्स जो है वो नए टाइप के स्कूल खोले थे, उन स्कूल को एकेडेमिया बोला जाता था जर्मन एथेनियन लैंग्वेज में। और इन्हीं एकेडेमिया को ही एकेडेमिया जो वर्ड है इसी को फिर बाद में इंग्लिश में जो यूज किया गया वो एकेडमी वर्ड से यूज किया गया। तो आप इसको भी याद रखेंगे, जो वर्ड एकेडमी है वो एकेडेमिया से आया है। ठीक है, द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन फॉर द हायर लर्निंग इन वेस्टर्न वर्ल्ड। तो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो पहला हायर इंस्टीट्यूशनल जो बैकग्राउंड तैयार किया वो भी प्लेटो ने ही तैयार किया था। अगले फिलोसफर हैं सोक्रेटिस। सोक्रेटिस वाज एन एंशिएंट ग्रीक रेटोरियन। ही वाज वन ऑफ द etic orator among most of the influential Greek rhetoric in his time. The Socrates made many contributions to the rhetoric education through his teaching and writing book। तो जो सोक्रेटिस थे उन्होंने कई सारी बुक्स लिखी थी, और इनकी जो मास्टरी थी वो रेटोरिक में थी। ये काफ़ी पब्लिक अच्छी स्पीकिंग करते थे, और वहाँ का जो किंग था उन्होंने इनको सेंटेंस टू डेथ किया था। डेथ मतलब मौत की सज़ा सुनाई थी। उन्होंने कुछ ऐसा आरोप लगाया था इन पे कि ये जो है जो यूथ है उसको भड़का रहे हैं, और इनको मौत की सज़ा कुछ इस तरह दी गई थी कि इनको एक
पॉइजन का कप पीना था पूरा। तो ऐसी थी इनकी हिस्ट्री, थोड़ी सी इसके बारे में। अब हम चलेंगे डिवीजन ऑफ ग्रीस हिस्ट्री। तो एक्चुअली जो हिस्ट्री है फिजिकल एजुकेशन की, डेवलपमेंटल हिस्ट्री जो फिजिकल एजुकेशन की जो ग्रीक से आई है, वो ग्रीक में काफ़ी बड़ी हिस्ट्री रही है। तो फॉर अपनी सलाहियत के लिए एक्चुअली क्या किया है, वी हैव ऑलरेडी डिवाइडेड इट इनटू द 4 बेसिक पीरियड्स। तो इन 4 पीरियड्स को हम जानने की मतलब कोशिश करेंगे अच्छी तरह से। पहला है होमरिक पीरियड, दूसरा है आपका स्पार्टन पीरियड, तीसरा है आपका अर्ली एथेनियन पीरियड और लेटर एथेंस पीरियड। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे होमर पीरियड को। होमर पीरियड मेन वोकेशनल वर्क फॉर द पीपल वाज एग्रीकल्चर। ही वाज ब्लाइंड पोएट, रोट 2 ग्रेट एपिक पोएम्स, इलियड और ओडिसी। तो ये जो होमर थे, होमर के नाम पे ही इसको होमरिक पीरियड कहा गया है। कि इनकी जो 2 कविताएं हैं, उनने न केवल उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो सोशल साइंस में बहुत ज़्यादा है, बल्कि हमारी जो फिजिकल एजुकेशन है उसमें भी है। क्योंकि इन्होंने कुछ चीज़ों को मेंशन किया है जिनके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जो फिजिकल एजुकेशन की जो फिजिकल एक्टिविटी थी या फिजिकल ट्रेनिंग थी, वो मौजूद थी होमरिक पीरियड में। उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये जो होमर ने अपनी कविताएं लिखी हैं, इनकी कविताओं के बेसिस पे उस टाइम पे इनको बोला जाता था एडुकेटर ऑफ कंट्री। ठीक है। हिज पोएम्स डिपिक्ट सम फिजिकल एक्टिविटीज लाइक आर्चरी थी, चैरिट रेस थी, रेसलिंग, जेवलिंग थ्रो। इस टाइप के इवेंट जो हैं वो इनकी हिस्ट्री की जो पोएम है इनकी, उन पोएम्स में देखने को मिलते हैं। मेन रिलीजन वाज मैन एंड नेचुरल ब्यूटी। तो मेन रिलीजन जो थे, मेन जो धर्म थे, वो किस पे रिलेटेड थे? आदमी पे और नेचुरल ब्यूटी पे आधारित थे। मेन एम ऑफ एजुकेशन वाज मैन ऑफ एक्शन एंड मैन ऑफ विजडम। ये दो फ्रेजेस हैं, इनको आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। इनसे क्वेश्चन आता है कई बार, क्वेश्चन जो है इनसे पूछा जाता है, मैन ऑफ एक्शन एंड मैन ऑफ विजडम। एम ऑफ एजुकेशन कुछ इस तरह से क्वेश्चन आता है, एम ऑफ एजुकेशन इन होमरिक पीरियड वाज। तो आप इसको मेंशन कर देंगे। नॉट सो इम्पोर्टेंट, ये फिजिकल एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, क्योंकि इसको सिर्फ परसेप्शन के बेसिस पे हमने कहा था। कोई ऐसे ठोस सबूत या ऐसे कुछ हमें बहुत ज़्यादा इससे प्राप्त नहीं हुआ है। अब हम बात करेंगे स्पार्टन पीरियड की। नेक्स्ट, तो स्पार्टन पीरियड जो है वो बहुत ज़्यादा, ये कह सकते हैं कि एक तरह से गोल्डन पीरियड था इसका, एंशियंट ग्रीस हिस्ट्री का। तो स्पार्टन पीरियड में हम देखते हैं, इसको आल्सो नोन एज द क्लासिकल एज के नाम से भी जाना जाता था। इट वाज सिचुएटेड एट द रिवर बैंक ऑफ यूरोटस। दिस पीरियड वाज मैग्निफिसेंट फॉर द फिजिकल ट्रेनिंग एम्ड एट प्रिपेयरिंग स्ट्रॉन्ग मिलिट्री। तो सबसे जो बड़ा एम था इनका वो ये था कि हमें अपनी अच्छी आर्मी को तैयार करना है। और अच्छी आर्मी को तैयार करने के लिए, आर्मी को बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले तो उनको फिजिकली बहुत ज़्यादा मजबूत होना होना मांगता है उस टाइम में। क्योंकि फिजिकली अगर कोई आदमी स्ट्रांग नहीं था, तो दूसरे जो ज़्यादा फिजिकली स्ट्रांग लोग होंगे, क्योंकि जो जिस तरह की फाइट्स उस टाइम पे लड़ी जाती थी, वहाँ मेंटली इतना बड़ा वर्क नहीं था जितना कि फिजिकली वर्क था। तो एजुकेशन एम्ड एट प्रिपेयरिंग मिलिट्री थ्रू फिजिकल एक्सरसाइज। तो एजुकेशन का जो मेन एम था वो फिजिकल एक्सरसाइजेज के थ्रू अच्छी आर्मी को तैयार करना था, जिससे कि वो अपनी स्टेट और अपने कंट्री की सुरक्षा कर पाए। तो सिस्टेमेटिक, कंटिन्यूस एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन सिस्टम वाज नोन एज एगोग। इसको काफ़ी पूछ लिया जाता है, जैसे एनबीएस के एग्जाम में ये पूछा गया है, केवीएस के एग्जाम में भी इसको पूछा गया है। कोऑर्डिनेटर, अब ये कुछ टर्मिनोलॉजी अभी जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, उनको काफ़ी अच्छी तरह से आप याद कर लेंगे। ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। जो फिजिकल एजुकेशन का कोऑर्डिनेटर होता था उसको पेडोनोमस बोला जाता था। प्लेइंग एरिना जो फिजिकल एजुकेशन का, या फिर जितनी भी एक्टिविटी, मिलिट्री एक्टिविटी जो थी वो परफॉर्म की जाती है, उसको प्लेटिन स्ट्रेस बोला जाता था। जिमनास्टिक डांस को बेवेलेसिस। रिलीजियस डांसेस होते थे उस टाइम में 2 तरह के, उनको हेरेनमस और कैसेस्टिस बोला जाता था। डांस ऑफ सोल्जर, ये एक अलग तरह का डांस था जिसको सोल्जर करते थे अक्सर विक्ट्री के बाद, या फिर वो बहुत ज़्यादा खुश होते थे, तो इसको पापी हिट बोला जाता था। अब हम देखते हैं आगे। देयर वर 2 horses, 2 houses टू सपोर्ट द किंग्स ऑपरेशन। जो राजा होता था उसके जो भी कामकाज होते थे उनको सपोर्ट करने के लिए 2 टाइप की सभाएं हुआ करती थी।
एक को बोला जाता था ब्यूल, जो मीटिंग्स ऑफ फ्यूडल्स मतलब सामंतों की सभा हुआ करती थी। दूसरी सभा जो होती थी उसको बोला जाता था एगोरा, मीटिंग ऑफ फ्री पीपल, जो स्वतंत्र लोग हुआ करते थे उनको इस सभाओं में प्रेजेंट होने और अपनी बात कहने का अधिकार था। जो बंदी लोग थे वहां पे वो अपनी कोई भी बात राजा से नहीं कह सकते थे। दे डोंट अलाउ अ लाइफ ऑफ फिजिकली हैंडीकैप चाइल्ड। यहाँ की सबसे जो बड़ी बात थी वो ये थी कि जो स्पार्टन्स थे उनमें अगर कोई भी बच्चा अगर बॉर्न करता है और वो अगर फिजिकली एफिशिएंट नहीं है तो उसको एक पहाड़ी पे ले जाके फेंक दिया जाता था, मतलब उसको जिंदा रहने की आज़ादी नहीं थी। एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन वाज प्रिपेयर टू गुड मिलिट्री, मतलब उनका जो भी सोलली एम था पूरी तरह से वो जो लाइफ थी उनकी स्पार्टन्स की, वो इस मिलिट्री बेस्ड कह सकते हैं, चाहे वो गर्ल्स की हो या बॉयज की हो। तो एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन वाज मैन ऑफ एक्शन। अभी जब होमर पीरियड में हम बात कर रहे थे तो वहां हम पे दो चीजों की बात करी गई थी, मैन ऑफ एक्शन एंड मैन ऑफ विजडम। लेकिन जब आप जैसे ही स्पार्टन पीरियड्स में आप आएंगे तो मैन ऑफ विजडम को खत्म किया उन्होंने और मैन ऑफ एक्शन पे उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया था। अब मैन ऑफ एक्शन पे फोकस किया था तो मैन ऑफ एक्शन में सबसे पहला जो फाइटिंग स्ट्रेटजी आती है वो आती है रेसलिंग। तो रेसलिंग जो था वो स्पार्टन्स का सबसे पॉपुलर गेम था और इसीलिए जो है रेसलिंग जो है वो फर्स्ट ओलंपिक से इसके साथ जुड़ा रहा है। गर्ल्स वर अलाउडेड टू ओपन फिजिकली एक्टिविटी टिल 20 ईयर, मतलब जो गर्ल्स थी वो भी सेम लगभग ट्रेनिंग लेती थी लड़कों की तरह। 20 साल तक वो ओपनली पार्टिसिपेट कर सकती थी, अपने जो शक्ति का प्रदर्शन था वो भी पब्लिक प्लेसेस में कर सकती थी। अब जो लाइफ थी जो बच्चों की, या फिर हम बोल सकते हैं एंटायर लाइफ ऑफ स्पार्टन्स, वो कुछ इस तरह से डिवाइड थी कि 0 से 7 साल, मतलब फ्रॉम बर्थ टू 7 ईयर माँ के सुपरविजन में रहता था बच्चा। फिर उसके बाद 7 to 12 ईयर्स बैरक डिसिप्लिन, मतलब अलग सेल में रहता था, वो माँ बाप के पास नहीं रहता था, जिससे कि उनको जो डिसिप्लिन थे आर्मीज के डिसिप्लिन और मोरल डिसिप्लिन को बहुत अच्छी तरह से उनको सिखाया जा सके। फिर 12 to 30 ईयर्स तक उनको हार्ड आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती थी। 20 ईयर्स के बाद में 20 to 30, ये थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिए, ये 12 to 30 ईयर्स नहीं है, ये थोड़ा सा यहाँ ये हो गया, ये किधर गया, ओके। ये जो 30 है इसको आप 20 कर लीजिए। ये 20 to 30 ईयर अस्त्र शस्त्र, मतलब जितने भी उनके पास जो स्ट्रेटजी, जो युद्ध अभ्यास के लिए जितनी भी सामग्रियां उनके पास मौजूद थी, वेपन्स जितने भी मौजूद थे, तो उनको वेपन्स को चाहे वो भाला चलाना हो गया या फिर शॉर्ट चलाना हो गया, तो उन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग जो है वो इसमें दी जाती थी। मोर देन 30 ईयर्स पे परमिशन फॉर मैरिज, मतलब कोई भी जो लड़की है या लड़का है वो शादी कर सकता था 20 साल के बाद, और टिल 60 ईयर्स जो है वो आर्मी की सर्विसेज उनको देनी होती थी। तो अगर हम कंक्लूड करके जो स्पार्टन्स की लाइफ थी उनको कहें तो स्पार्टन फैमिली वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द एंशियंट ग्रीक सिटी स्टेट्स। The word Spartans has come down to us and described the self-denial and simplicity. It is what the Spartans' life was all about. The children were children of states or more than their parents. तो ऐसा कह सकते हैं जो चिल्ड्रंस थे वो चिल्ड्रंस की ज्यादा इंपॉर्टेंस थी स्टेट्स के लिए और मिलिट्री के लिए इन कंपैरिजन ऑफ देयर पेरेंट्स। वहाँ जो भी बच्चे होते थे मतलब उनको देश के लिए पूरी तरह से समर्पित रहना है, चाहे वो लड़कियां हों चाहे वो लड़के हों, सारे के सारे बच्चे जो थे वो आर्मी ट्रेंड होते थे, जैसा कि आज के टाइम में आप इसराइल के साथ देख सकते हैं। दे वर raised to be soldier, loyal to the states and strong and self disciplined। इसमें से पूछ सकते हैं क्वेश्चन, कई एक बार पूछते हैं कि इनमें से कौन कौन से जो थे वो मेन उद्देश्य रहते थे वहाँ की ट्रेनिंग के और वहाँ के फिजिकल एजुकेशन थे। तो एक्चुअली डायरेक्टली हम ये उस समय पे एक कैरिकुलम तो डिजाइंड नहीं था, कैरिकुलम स्कूल नहीं थे, लेकिन फिजिकल एजुकेशन और फिजिकल ट्रेनिंग के बहुत सारे जो एविडेंसेस हैं वो हम देख सकते हैं, क्योंकि जो फिजिकल ट्रेनिंग थी उसी के बेस पे हम स्टूडेंट को पढ़ाते थे और फिजिकल एजुकेशन के थ्रू ही हम उनको हार्ड मिलिट्री ट्रेनिंग देके एक अच्छा योद्धा बना देते थे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे एंड वी विल मीटिंग इन नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट
giving एजुकेशन अबाउट द कमिंग क्लासेस। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि हम जो अगली जो हिस्ट्री बची हुई है उनको हम करेंगे, और उनको करने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो है उसकी तरफ मूव करेंगे। तो आई होप दैट कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। मेहनत आप अच्छे से कीजिए, और नेट के फॉर्म की भी लास्ट डेट है, आप पास में ही करीब है, तो आप उसको अगर जिसने नहीं भरा है उसको भर दीजिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर कमिंग एग्जाम।